हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का टॉपिक हमारा है कि जो स्पेस डेब्रीज बढ़ रही है, जो अंतरिक्ष का कचरा बढ़ रहा है लगातार, उससे जो है कल को जो है मानव को जो है क्या क्या नुकसान हो सकता है। क्योंकि कुछ दिन पहले जो है चर्चा में आया था कि एक बहुत बड़ा लगभग 500 किलोग्राम का जो एक तरीके से लोहे का बहुत बड़ा टुकड़ा था जो कि एक जगह गिरा हुआ था। अगर वो किसी ऐसी जगह गिरता जहां पर बहुत आबादी है तो सोचिए कितने सारे लोग जो है मर सकते हैं। और वो चलो 500 किलोग्राम का था, इससे बड़े बड़े टुकड़े जो है स्पेस में लगातार घूम रहे हैं, वहां पर भीड़ ऑलरेडी बढ़ती जा रही है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि स्पेस डेब्रीज या अंतरिक्ष का कचरा होता कैसे है, ये कैसे आखिरकार जो है बढ़ रहा है और कल को जो है हमें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा अगर जो है हमने इसका निपटान जो है सही समय पर नहीं किया। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अंतरिक्ष मलबा बढ़ती समस्या और समाधान। तो पहले हम समस्या देखेंगे और उसके समाधान क्या क्या हो सकते हैं, या किसी देश ने अगर इससे संबंधित कोई मुहिम चलाई है तो उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। अंतरिक्ष में बढ़ती मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर जो है गिरने वाले अंतरिक्ष मलबे की घटनाएं लगातार हमें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में जो है केन्या में 500 किलोग्राम का जो है बहुत बड़ा मलबा गिरा था, जिससे मतलब कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह गिरे जहां पर लोग आ जा रहे हैं या बहुत घनी आबादी रहती है तो बहुत सारे लोग जो है घायल हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, क्योंकि बहुत स्पीड से गिरते हैं। ये घटना अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते खतरे को जो है हम यहाँ पर उजागर कर रही है। आज जो है एक गिरा है, कल को जो है 2, 10, 50, 100 कितने भी गिर सकते हैं। अगर जो है ऐसे इलाकों में गिरे जहाँ पे अच्छी खासी जनसंख्या रहती है तो ये बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आएगा। अब हम यहाँ पे बात करें अंतरिक्ष जो है मलबा क्या है और क्यों समस्या खड़ा कर रहा है। तो अंतरिक्ष मलबा उन सभी मानव निर्मित वस्तुओं को कहा जाता है जो पृथ्वी की निचली निचली सतह पर या निचली कक्षा में घूम रही हैं, अब काम नहीं करती हैं। अब काम नहीं करती मतलब जो निष्क्रिय उपग्रह है, हमने कोई जो उपग्रह भेजा था उसका काम खत्म हो गया लेकिन वो फिर भी घूम रहा है वो। उसके अलावा जो है रॉकेट, जब भी कोई जो उपग्रह भेजते हैं तो रॉकेट के माध्यम से भेजते हैं, तो रॉकेट तो चला उपग्रह तो चला जाता है लेकिन रॉकेट वो है वहीं पर घूमता रहता है। इसलिए हम कैसे रॉकेट्स बना रहे हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स बना रहे हैं, ताकि जो है दोबारा से हमें एक तो तकनीकी नहीं बनानी पड़ेगी, दूसरा जो है कचरे को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। पुराने यान के टुकड़े, मान लीजिए कोई बहुत पुराना है, 20 साल 50 साल कोई पुराना यान है, अब जो है टूट के टुकड़े में जो है वहां पर घूम रहा है लगातार। क्षतिग्रस्त उपकरण भी है, अन्य टूटी फूटी वस्तु में बहुत सारी जो है वहां पर घूम रही है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वहां पर टुकड़े हैं। ये 1 करोड़ जो बोले वो सारे बहुत छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े आकार के भी वहां पर डेब्रीज जो है लगातार घूम रही है। अभी अगर बात करें अंतरिक्ष मलबे की समस्या के प्रमुख जो है पहलू, तो मलबे का बढ़ता ढेर। अब क्या है कि ऐसा देखो, हमने मान लीजिए 10 साल पहले यहाँ पर 10 उपग्रह भेजे थे, ठीक है। अब 10 में से जो है अगर सुरक्षित जो है बिना टूटे फूटे घूमते होते तो 10 ही होते, लेकिन हुआ ये इनमें से 5 खराब हो गए हैं और जो है 5 जो खराब हुए टूट गए हैं। तो ये 10 जो है ये 5 जो है वो 500 टुकड़ों में परिवर्तित हो गए, फिर ये घूमेंगे फिर टकराएंगे, तो इनकी संख्या जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। देखिए लिखा है यहाँ पर 1 करोड़ से अधिक छोटे छोटे मलबे के टुकड़े हैं जो 1 मिलीमीटर से लेकर के 10 सेंटीमीटर तक के हैं, जो लगातार स्पेस में घूम रहे हैं। गति का भी खतरा है, अब इतनी ज्यादा गति से ये घूमते हैं, 28,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये घूम रहे हैं। तो कल को हमारी जो कार्यशील उपग्रह हैं उनसे टकराते हैं तो जो है खतरा या नुकसान 100% तय है, क्योंकि इतनी तेजी से कोई चीज आकर जो है आपकी किसी चीज पर लगेगी तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। और नुकसान यहाँ पर होगा, हो सकता है हमारा जो बढ़िया से सैटेलाइट कोई काम कर रहा है वो भी खराब हो सकता है। तो ये समस्या जो है समय के साथ बढ़ती ही जाएगी। नुकसान का खतरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। कुछ मलबे के आकार जो इतने बड़े और भारी होते हैं, वायुमंडल में जलकर नष्ट ही नहीं होते हैं। जैसे जो छोटे टुकड़े हैं अगर वहां से जो है स्पेस से गिरते हैं तो हमने ये संभावना व्यक्त की है कि वो बाहर ही जलकर जो है नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ इतने बड़े हैं कि जलकर नष्ट नहीं होंगे, जो है पृथ्वी पर गिरेंगे, कहीं आबादी वाली जगह पर गिरेंगे, नुकसान हमें ज्यादा होगा। केसलर सिंड्रोम्स क्या होता है, केसलर सिंड्रोम्स इसको बोलते हैं, ये एक अवधारणा है जो बताती है कि कैसे स्पेस में जो ऑलरेडी कचरा है और कचरा आपस में भीड़ करके या आपस में टकरा करके और ज्यादा कचरा उत्पन्न करते हैं, इसको बोलते हैं केसलर सिंड्रोम। देखो सिद्धांत है जिसके अनुसार अंतरिक्ष में मलबे के टकराव से और अधिक मलबा पैदा होता है, जिससे भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों पर संकट उत्पन्न हो सकता है। अब इतनी भीड़ हो जाएगी, वहां पर जगह ही नहीं होगी, आपको कोई मिशन भेजना है, लॉन्च करना है, कहाँ पर पार्क करें, अवस्थित जगह ही नहीं मिले। जितने हमारे अंतरिक्ष में जो है
हमारे सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, कई बार उनको जो है रेसिड्यूल या उनको जो है जगह बदलनी पड़ती है, क्योंकि कचरा जो उस रास्ते से आ रहा है या आने वाला होता है। तो हम अभी से समस्या को झेल रहे हैं। देखो कानूनी ढांचा और जो और उसकी खामियां, तो आउटर स्पेस ट्रीटी यहाँ पर एक है, संधि जो है सभी देशों पर लागू होती है, जिम्मेदारी है वे अपनी अंतरिक्ष गतिविधियों के दौरान जो है किसी अन्य देश को नुकसान ना पहुंचाएं, ये बोलता है। मलबे की पहचान और उसकी जिम्मेदारी तय करने का स्पष्ट यहाँ पे प्रावधान फिर भी नहीं है। अब जब केन्या में जो वहां पे मलबा गिरा है, नहीं पता है वो किसका है, कल को किसी और देश पे गिरेगा, नहीं पता चलेगा किसका है, क्योंकि देखो टुकड़े हैं, मतलब सालों से घूम रहे हैं, तो उनकी जो है जो मतलब ओरिजिनल फॉर्म में है वो चेंज हो जाती है, जाहिर सी बात है, बाहर जो भी लिखा है वो सब हट जाता है। और चलो ठीक है, हम नियम कानून लेकर भी आ जाएं, लेकर के नियम कानून आए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल लायबिलिटी फॉर डैमेज। यह कानून तय करता है कि अगर किसी देश का रॉकेट या उपग्रह पृथ्वी पर गिरकर नुकसान पहुंचाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसी देश को देनी होगी। लेकिन ठीक है, ओके, ये अभी का हो गया, हमने जो है टीटी साइन कर ली। लेकिन जो है 50 साल पहले अगर किसी ने रॉकेट भेजा था, वो कितना पुराना हो गया होगा, अगर वो यहाँ पर आके गिरता है तो उसकी पहचान हो ही नहीं पाएगी। तो अभी हमने टीटी साइन की है, लेकिन टीटी साइन करने से पहले जो उपग्रह भेजे गए हैं उनका क्या, उनके बारे में हमारे पास जानकारी ही नहीं है। अभी तो हम चलो जो है एक तरीके से फाइल बनवा रहे हैं कि अपना लिखो कि तुमने ये उपग्रह भेजा है, ये काम करेगा और इसमें ये मटेरियल यूज हुआ, ताकि कल को गिरे तो पता रहे कि भाई ये फला देश का है। लेकिन जो ये रजिस्टर तैयार करने से पहले जो भेज दिए गए हैं उनकी जानकारी तो हमारे पास नहीं है, तो वो समस्या हो सकती है। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 में यही था कि भाई आप बताएंगे कि आप जो है उपग्रह किस लिए भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं, कितने दिन काम करेगा, कब रिटायर होगा, कौन सा मटेरियल यूज किया है। लेकिन अब जो है जो पहले भेज चुके हैं उनकी जानकारी हमारे पास नहीं है। कई बार जो है पुराने उपग्रह आकर गिरते हैं जिनका पंजीकरण ही हमारे पास नहीं, जानकारी ही नहीं है, तो आप ट्रैक कैसे कर पाएंगे, किस देश की जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ पर बात करें प्रमुख कानूनी खामियां, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई अंतरराष्ट्रीय ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि किसी देश की जिम्मेदारी हो जाए कि आपका जो है डेबरी या जो भी चीज है आसमान से गिरी है और वो आपकी है, यहाँ पर क्षति हुई है, आप क्षतिपूर्ति कीजिए। कोई ऐसा कोई बड़ा नियम कानून नहीं है, तो इसको बनाने की आवश्यकता है। मलबे के स्रोत का पता लगाना बहुत कठिन है। उसके अलावा कई बार मलबा इतना पुराना होता है कि उनकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित करने के लिए हमारे पास कोई अंतरराष्ट्रीय सख्त कानून नहीं है, तो पहले हमें सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि हम जो है इस समस्या को सही समय से सही तरीके से निपटान कर पाएं। अब यहाँ पर बात करें जो है हालिया घटनाएं कौन कौन सी हुई हैं। केन्या वाली देख ली हमने। जो हमारा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो है हर साल सैकड़ों बार मलबे से बचाने के लिए जो है अपनी कक्षा बदलनी पड़ती है, क्योंकि मलबा वहां से गुजर रहा होता है। 2021 में जो है चीन का लॉन्च किया गया मार्च 5B जो है रॉकेट जो है हिंद महासागर में अगर गिरा था, चलो महासागर में गिरा तो कम नुकसान हुआ, किसी आबादी वाली जगह पे गिरा तो कितना नुकसान होता। भारत का जो एसैट मिशन भी यहाँ पर जो है गिरा, देखिए लिखा हुआ मलबे के खतरे का जो है उदाहरण, जिसने पृथ्वी की निचली कक्षा में मलबा उत्पन्न किया हुआ है। तो हम और भी उत्पन्न करते जा रहे हैं, हम जो है समस्या का निपटान ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन समस्या को लगातार बढ़ा रहे हैं। अंतरिक्ष मलबा हटाने के लिए भारत की पहल जो है, भारत ही नहीं बहुत सारे देशों ने अलग अलग प्रकार की जो है पहले शुरू की है, ताकि जो है मलबा को कैसे वहां से हटाया जाए। देखो इतना इजी नहीं है, हजारों किलोमीटर की स्पीड से वो घूम रहा है, कैसे, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ रुका हुआ पकड़ के निकाला और जो है साइड रख दिया, नहीं, 1000 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है, तो आपको स्पीड मेंटेन करनी होगी उसके बराबर या उससे तेज। आगे पीछे हुए तो मैटर जो है सॉल्व नहीं होगा। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से जो है ये चीज सॉल्व नहीं हो पा रही है। देखो IS-4OM जो है सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशंस मैनेजमेंट हमने 2022 में शुरू किया था अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिए। प्रोजेक्ट नेत्रा हमने स्टार्ट किया था, ये चेतावनी प्रणाली थी भारतीय उपग्रहों के मलबे और खतरे का पता लगाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है टकराव से बचाव के उपाय के लिए भी हमने जो है 2022 में अंतरिक्ष में टकराव से बचने के लिए 21 बार अपने अंतरिक्ष यान को यहाँ से वहां किया है। तो को क्या कर रहे हैं, अभी हम जो है ऐसी तकनीकी विकसित की है कि भाई हमें पहले बता तो दो कि कचरा आने वाला है, बाद में हम कचरे का निपटान करें। तो हमने तकनीकी बना ली है ताकि टक्कर ना हो और कचरा ना उत्पन्न हो। जो SSA नियंत्रण केंद्र जो है 2020 में स्थापित ये केंद्र अंतरिक्ष गतिविधियों की सुरक्षा और सतत संचालन सुनिश्चित करने के लिए कार्यरत है। भविष्य के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, अब यहाँ पे बात आती है कि भविष्य के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है। तो पहला है मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानून बनाइए ताकि जो है सभी देशों पर लागू हो, और जो है कचरा कम से कम उत्पन्न हो। रियूजेबल आप जो है रॉकेट्स वगैरह इस्तेमाल करिए, और ऐसी चीज़ों से जो है अपने अंतरिक्ष यान बनाइए कि जो कि वहाँ पर टूटे ना, या फिर टूटे भी तो अपने एक समय सीमा के अंदर जो है वो खत्म हो जाए। मलबा नष्ट करने वाली तकनीकी हमें बनानी होगी ताकि उसको वहां से हटा पाए या जो है कम कर पाए। संयुक्त निगरानी प्रणाली हमें लगानी होगी
सब लोग अपना अपना बचा रहे हैं, सबको एक साथ मिलकर जो है बचाने का प्रयास करना चाहिए। ग्रीन स्पेस मिशन भी यहाँ पर जो है निर्माण करने की बात की गई। इसके तहत जो है उपग्रहों और रॉकेटों के डिजाइन में ऐसे उपाय किए जाएं जिससे उनके जीवन काल के अंत में सुरक्षित रूप से, मतलब ऐसे रॉकेट इस्तेमाल करो कि आपका जो है, आपने भेजा कि भाई हमारा ये मिशन 10 साल तक जो है काम करेगा, तो उसको ऐसे बनाइए कि वो 11वें वर्ष जो है स्वतः ही नष्ट हो जाए। अब वहाँ पे बात करें तो एक्टिव डेब्रिज रिमूवल, तो जितनी भी वहाँ पे घूम रही हैं उनके लिए हमें जो है बहुत सारे प्रकार की तकनीकों को इस्तेमाल करके उनको हटाना होगा। आपने पढ़ा होगा जो है रोबोटिक्स आर्म वगैरह हो गए, नेट वगैरह की भी बात की जिसके माध्यम से हम हटा सकते हैं। तो अभी फिलहाल तो जो है बहुत बड़े लेवल पर प्रयास नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन नहीं तो कल को ऐसे, जैसे आपने कोई मूवी देखी है जिसमें होता है कि भाई आसमान से गोले बरस रहे हैं, वैसे ही गोले बरसते दिखाई देंगे, क्योंकि जब वो बाहर से ट्रैवल करके आते हैं तो उनमें आग लग जाती है और जो है गोले के समान ही दिखाई देते हैं, तो जिससे नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में हो सकता है। तो ये छोटा सा साइंस का हमारा आर्टिकल जिसमें हमने पढ़ा कि स्पेस डेब्रिज जो है लगातार बढ़ रही है, इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं ये हमने पढ़ ली है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या समाधान हो सकते हैं, ये भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।